हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में ना हम आपकी पोम है टू इंडिया माय नेटिव लैंड बाय हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो वो पढ़ने वाले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑथर के बारे में। Henry Louis Vivian DeRosio was an Indian poet and assistant headmaster of Hindu College कोलकाता। जो हिंदू कॉलेज कोलकाता है ना, उनके वो हेडमास्टर थे और एक इंडियन पोएट थे। He was a radical thinker of his time and one of the first Indian educators to disseminate Western learning and science among the young men of Bengal। अब देखो इनकी क्या सोच थी। इनकी ये सोच थी कि अगर हम यूथ को एडुकेट करेंगे ना, तो यूथ जो है आगे वाली जनरेशन को अपने आप ही एडुकेट कर देगा। तो यही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इंट्रोड्यूस किया था कि बच्चों को कितने क्रिएटिव तरीकों से पढ़ाया जाए, एजुकेशन जो उनके ऊपर इम्पोज नहीं करना है। हम एक बार देख लेते हैं कि डेरोजियो ने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं। द हार्प ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी मिन्स्ट्रेल, द फकीर ऑफ जंगीरा, अ मेट्रिकल टेल एंड अदर पोम्स। और यही जो कलेक्शन है ना, इसी में से जो हम आज की जो पोम है वो पढ़ने वाले हैं। द फकीर ऑफ जंगीरा एक इंडिविजुअल पोम भी है और कलेक्शन का नाम भी है। टू इंडिया माई नेटिव लैंड, ये तो पोम आज हम पढ़ने ही वाले हैं। एंड द पोएटिकल वर्क्स ऑफ हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ये इनके वर्क्स हैं। तो जो हम आज की पोम पढ़ने वाले हैं वो एक कलेक्शन है, कलेक्शन से आई है और उस कलेक्शन का नाम है द फकीर ऑफ जंगीरा, अ मेट्रिकल टेल एंड अदर पोम्स। और अब हम जो हमारे थोड़ा सा पोम है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। टू इंडिया माई नेटिव लैंड बाय डेरोजियो वाज पब्लिश्ड इन 1828। 1828 में आई है ये पोएम। इट अपीयर्ड इन हिज पोएट्री कलेक्शन द फकीर ऑफ जंगीरा, अ मेट्रिकल टेल एंड अदर पोम्स। ये मैंने आपको अभी बता भी दिया है। हेनरी लुइस डेरोजियो वाज द फाउंटेन हेड ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट इन बंगाल, अ पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। जब पार्टीशन हो रहा था ना, तो उस टाइम पे बंगाल में एक मूवमेंट छिड़ा था, यंग बंगाल, उसको इन्होंने लीड किया था और जिसका एक ही एम था, यूथ को अवेयर करना, यूथ को मोटिवेट करना। तो बेसिकली यही था। जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप एम टू ट्रिगर द यूथ, कि इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि यूथ को ट्रिगर किया था, उन लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करी थी, एजुकेट करने की कोशिश की थी। द यूथ एट दैट टाइम वर द फ्यूचर कैटलिस्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, हेंस द पोएट thought to first educate the younger generation and they would spread the message to others। कहने का मतलब अगर हम यंग जनरेशन को एडुकेट कर देंगे तो वो आगे आने वाली जनरेशन को कर ही देंगी। दिस poem might have been written for them to alert them of the need of the hour। apart from that it is also touch the hearts of intellectual gentlemen in India। पोम किस लिए लिखी राइटर ने? अपने यूथ को अवेयर करने के लिए। और जो हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको इस पोम ने काफी प्रभावित भी किया। अब हम लोग कुछ और पोम्स देख लेते हैं जो सिमिलर थीम की हैं। मदर आई बाउ टू दी बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक पोम लिखी है सेम थीम के साथ, जहाँ पे वो अपनी यंग जनरेशन को अवेयर कर रहे हैं। पेट्रियोटिक पोम है वो। इन दिस पोम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जेम ऑफ बंगाल, presents his devotion to his motherland India। नेक्स्ट पोम है द गिफ्ट ऑफ इंडिया बाय सरोजनी नायडू, सेम थीम के साथ है। नेक्स्ट है पैसेज टू इंडिया बाय वॉल्ट विटमैन। अब अगर आपको पता है ये एक अमेरिकन राइटर है, उसमें भी सेम पेट्रियोटिक थीम है। एंड द पैट्रियोट बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, उसके अंदर भी सेम थीम है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि आपको थोड़ा सा बता दिया कि सेम थीम वाली वो पोम्स कौन कौन सी हैं। अब हम देख लेते हैं अबाउट द पोम। टू इंडिया माई नेटिव लैंड बाय हेनरी डेरोजियो इज अ पेट्रार्कन सोनेट। अगर आपको पता है सोनेट जो होता है इट इज अ 14 लाइन पोम, और जो आज वाली पोम है ये एक पेट्रार्कन सोनेट्स है। सोनेट्स के दो टाइप्स होते हैं, यहाँ पे आज उन दो में से एक जो टाइप है वो पेट्रार्कन सोनेट है। द पोम कंटेन्स 2 सेक्शंस। पेट्रार्कन सोनेट के 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट सेक्शन इज एन ऑक्टेव और ऑक्टेट भी बोलते हैं उसे में, एंड द फॉलोइंग सेक्शन इज अ सेस्टेट। मतलब जो 14 लाइन की पोम है ना, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट को हम बोलते हैं ऑक्टेव, सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं सेस्टेट। इन द ऑक्टेव कंटेनिंग 8 लाइंस, देखो 14 है टोटल लाइंस ना, तो 8 एंड 6 लाइंस के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो पहला जो 8 लाइन का जो स्टेंजा है ना, उसे हम बोलते हैं ऑक्टेव, और जो अगला 6 लाइन का स्टेंजा है उसे हम बोलते हैं सेस्टेट। The poet represents a problem which is the condition of his motherland अंडर ब्रिटिश रूल। इस देखो जो 2 पार्ट है ना, पहले वाले पार्ट में क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, और सेकंड वाले में एक स्लाइट चेंज ऑफ थॉट होता है। मतलब शुरू के 8 लाइंस में अलग थॉट होगा और लास्ट के 6 लाइंस में थोड़ा सा अलग थॉट होगा, मे भी सोल्यूशन होगा उस प्रॉब्लम का।
The sestet having 6 lines voices the poet resolution. The rhyme scheme of the first 8 lines is A B A B A B C C and the next 6 lines are D E D E F F. तो जो हमारी ये पेट्रार्कन सोनेट है उनकी ये राइम स्कीम है. बेसिकली देखो इन होल आपको क्या याद रखना है, पेट्रार्कन सोनेट में 14 लाइंस होती हैं और 8 एंड 6 लाइंस के दो पार्ट होते हैं. 8 लाइन वाले पार्ट को हम ऑक्टेव बोलते हैं, 6 लाइन वाले पार्ट को हम सेस्टेट बोलते हैं. राइम स्कीम यहाँ दी हुई, आप इसे याद कर ली. तो ये हमारी जो 14 लाइन की यहाँ पे पोम है, हम लाइन टू लाइन डिटेल समरी करेंगे इस पोम की. तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जहाँ पे हम लाइन नंबर 1 to 4 करने वाले हैं. My country, in thy days of glory past, a beauteous halo circled round the brow, and worshipped as a deity thou wast. Where is the glory? Where is the reverence now? देखिए इन लाइंस के अंदर ना हमारे जो इंडिया का ग्लोरियस पास्ट है उसके बारे में जो राइटर है उसके बारे में बात कर रहे हैं. इन इंडिया माई नेटिव लैंड बाय डेरोज रिप्रेजेंट्स इंडिया द पोएट्स मदरलैंड एज अ डीटी. अपनी जो मदरलैंड को वो डीटी कह रहे हैं, मतलब डीटी आप ये मान लो जिनकी पूजा करते हैं हमारे पूर्वज. Derozio looks back to ancient history when India was glorious in every field. है ना, वो पास्ट के बारे में बात करते हैं कि इंडिया बहुत ग्लोरियस थी, बी इट एज आर्ट, साइंस और आर्किटेक्चर. आजादी से पहले पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया को जो लोग इंडिया में आते थे अप्रिशिएट करते थे, है ना, सबको पता है हमारा पास कितना ग्लोरियस है. इट वाज अ पीरियड व्हेन इंडिया वाज फेमस फॉर एडवांस सिविलाइजेशंस एंड रिच कल्चरल ट्रेडिशंस. है ना, एक टाइम था जब इंडिया को बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता था, जहाँ पे एडवांस सिविलाइजेशन था. दूर दूर से जो स्कॉलर्स इंडिया के अंदर आते थे. अगर आपने नालंदा का नाम सुना होगा तो बहुत सारे बाहर के स्कॉलर, बहुत सारे चाइनीज स्कॉलर्स इंडिया में आके पढ़ते थे. तो हमारा पास वैसे ही बहुत ग्लोरियस है. उसी को यहाँ पे राइटर ने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है अपने यूथ को मोटिवेट करने के लिए. Learned men from all over the world visited India to enrich themselves and also their own culture. है ना, मैंने अभी बताया आपको पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते थे. Learned men का मतलब क्या है, जो स्कॉलर्स थे वो हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आते थे, यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए. द पोएट रेफर्स टू दैट टाइम व्हेन इंडिया वाज वर्शिप्ड वर्ल्ड वाइड लाइक अ गॉडेस. है ना, उस टाइम की बात कर रहा है, पूरी दुनिया में जब इंडिया को एज अ गॉडेस वर्शिप किया जाता था, भारत की पूजा की जाती थी. देखो राइटर ने जब ये पोम लिखी है ना तो उस टाइम ये चीजें उनके मन के अंदर आई है कि एक टाइम था जब इंडिया को इतना वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट किया जाता था, हमारे आर्ट को, हमारे कल्चर को, हमारे सिविलाइजेशन को. लेकिन यहाँ पे जो लास्ट लाइन में राइटर ने क्वेश्चन किया ना, वेयर इज दैट ग्लोरी, वेयर इज दैट रेवरेंस नाउ, कि वो सब कहाँ चला गया. तो यहाँ पे राइटर क्वेश्चन कर रहे हैं. और क्यों? क्योंकि वो अपने यूथ को बताना चाहते हैं कि हमारा पास्ट इतना अच्छा था. अगर आप अपने थोड़ा सा सहयोग करोगे, थोड़ा सा आगे लेके जाओगे अपने कल्चर को, तो मे बी हम वो वाले स्टेट में दोबारा आ सकते हैं. द ईगल पिनियन इज चेन डाउन एट लास्ट and growling in the lovely dust art thou. Thy minstrel hath no wrath to wear for thee, save the sad story of the misery. देखिए पिछले सेक्शन में ना जो राइटर हैं हमारे, उन्होंने इंडिया को एक देवी के रूप में सिग्निफाई किया था. लेकिन इस सेक्शन में देखो, द पोएट सीज इंडिया एज एन ईगल, द मोनार्क ऑफ द बर्ड्स. ईगल के रूप में समझता है उनको. और पिछले सेक्शन में तो मैंने आपको बताया हैविंग अ ब्यूटीफुल हालो और ऑरा सर्कलिंग हर फॉरहेड. यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं हमारे राइटर कि जो हमारे इंडिया है ना, जो एक ईगल के समान, एक बहुत ही, ईगल को अगर आप पता है तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड शार्प बर्ड, है ना. बट क्या कहना चाह रहे हैं राइटर, आजादी के बाद जैसे ही अंग्रेजों का हमारे देश में शासन आया, जो ये ईगल थी, ये जो बर्ड थी जिसे सारी दुनिया अप्रिशिएट करती थी, ये किसी तरह बंध गई. Such a shift in comparison signifies that the poet is now focusing on the worldly aspect of his country. है ना, पहले उसने कंट्री को हमारी डीटी माना था, देवी माना था, लेकिन यहाँ पे वर्ल्डली एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि कैसे जो हमारी जो कंट्री है उसको ईगल से कंपेयर किया और ईगल के जो पंख है वो बंधे हुए हैं. देखो द पोएट विजुअलाइज दैट द कंट्रीज विंग्स आर क्लिप्ड. है ना, उसके पंख बंध चुके हैं. दैट इज व्हाई इट इज ग्राउलिंग इन द डस्ट. इसीलिए वो ग्रावल कर रही है डस्ट के अंदर. क्या कहने का मतलब क्या है कि अभी हमारी जो कंट्री है उसके पास वो जैसे पहले जो ग्लोरियस पास्ट था ना, उसको अब वो ग्लोरियस नहीं रही. बहुत सारी बाउंडेशन आ गई हैं लोगों पे भी, कंट्री के ऊपर भी, जिसकी वजह से जो हमारा पास्ट है काफी दबने लग गया है. क्योंकि आपको पता है फॉरेनर्स का यहाँ पे सिग्निफिकेंस था, उन्हीं का ही राज था, है ना. तो वो चाहते थे कि हमारी चीजें आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पे जो है इसी वजह से जो हमारी ग्रोथ है कंट्री की वो रुक गई. एंड बाय द मिनिस्ट्रेस, यहाँ पे मिनिस्ट्रल का मतलब क्या है कि पोएट खुद को ही बोल रहा है
He says that he has no flowers to weave a wreath garland for her mother. कि उसके पास और कंट्री के पास भी सोर्सेज ही नहीं बचे, क्योंकि उन्होंने आके कब्जा कर लिया, कि उनके पास एक वो माला बनाने के लिए भी, रेत का मतलब यहाँ पे गार्लैंड है, कि फ्लावर्स ही नहीं है तो वो माला कहाँ से बनाएंगे. इट इज अ रेफरेंस टू द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन हिज कंट्री ड्यू टू द ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, है ना, कि अभी क्या है कि बहुत ही ज्यादा हर एक चीज की कंट्री के अंदर कमी हो गई है. ही इज ओनली द सैड स्टोरी ऑफ हिज मदरलैंड टू कंपोज एन एलिजी इन कंडोलेंस. यहाँ राइटर क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी उनके पास सिर्फ एक सैड स्टोरी ही बची है अपनी मदरलैंड की कंपोज करने के लिए, और इसी स्टोरी, इसी पोम के जरिए वो अपने यूथ को अपने ग्लोरियस पास्ट के बारे में बताना चाहते हैं और अवेयर करना चाहते हैं कि उनको, और उस पास्ट को फिर से हम वापस लेकर आ सकते हैं अगर यूथ उसमें थोड़ा सा सहयोग दे, यूथ थोड़ा सा उसको बढ़ाए. जो नेक्स्ट 6 लाइंस है ना वो देखते हैं. देखो अभी हमने किया है कि जो सोनेट होता है 8 एंड 6 लाइंस के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट जो 8 लाइन का पार्ट था उसको हमने ये सीखा, जो पोएट है अपना जो ग्लोरियस पास्ट है उसके बारे में जो यूथ को अवेयर करना चाह रहे हैं. अब नेक्स्ट जो 6 लाइंस है वो देख लेते हैं. वेल लेट मी डाइव इनटू द डेप्थ्स ऑफ टाइम एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एजेस दैट हैव रोल्ड a few small fragments of these reeks sublime, which human eye may never more behold, and let the guerdon of my labor be my fallen country one kind wish for thee. अब देखिए पिछली 8 लाइंस में राइटर ने अपने जो पास्ट है उसके बारे में बताया है. अब जो नेक्स्ट के 6 लाइंस है वो राइटर वहां पे एक चेंज ऑफ थॉट आया है. कैसे? इन द सेस्टेड डेरोजियो वॉइसेस हिज रेजोल्यूशन टू सेव द कंट्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिप्रिवेशन एंड डिटीरियोरेशन. He wants to dive into the depths of history. There he can find the long lost history of the country. यहाँ पे राइटर बता रहे हैं, वहां पे रेजोल्यूशन ले रहे कि मैं जो हमारा पास्ट, जो ग्लोरियस पास्ट था ना, उसे और खराब नहीं होने दूंगा. कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके, हम देखो अगर आपको याद हो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था इंडिया में, वो आए थे, उन्होंने क्या किया था, हमारे कल्चर को, हमारे लोगों को, हमारे जो पहनावा है, हमारा तौर तरीके है, उनको लोगों में बड़ा उन्होंने उसको निग्लेक्ट कर दिया था, लोगों को बड़ा डिमोटिवेट फील करा दिया था. तो राइटर कहता है नहीं, मैं और बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा. The glorious past of our country contains the materials for future improvement. यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जो हमारे देश का जो ग्लोरियस पास्ट है ना, वो फ्यूचर में भी इम्प्रूवमेंट की बहुत सारी चीजें कंसिस्ट करता है. मतलब कि हमारा पास्ट इतना ज्यादा अच्छा है कि अगर हम चाहे तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है. जो सिचुएशन खराब है ना उसे हम बेटर बना सकते हैं. द ब्रिटिश रूलर्स ट्राई टू डिमीन इट फॉर कॉलोनाइजिंग द माइंड्स ऑफ द इंडियंस, है ना, उन्होंने हमारे जो पास्ट है, हमारे तौर तरीकों को डिमीन करने की कोशिश की, लोगों के को ब्रेन वॉश करने के लिए. डिस्ट्रॉइंग कॉन्फिडेंस इन नेटिव कल्चर एंड हिस्ट्री, है ना, कैसे हमारे कल्चर को उन्होंने मतलब इतना डिमीन करवा दिया, लोगों को इतना बुरा फील करवा दिया कि लोग ही अपने कल्चर को डाउट करने लग गए थे. एंड हिस्ट्री, और हमारी हिस्ट्री को भी उन्होंने बहुत ही खराब बताया, जिसकी वजह से लोगों में डाउट आने लग गया. कॉलोनाइजर्स कैन कंट्रोल द कॉलोनाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसकी वजह से वो इन लोगों को लंबे टाइम तक कंट्रोल कर सके. आप लोगों को हिस्ट्री पता ही है कैसे हम लोगों को हमारे तौर तरीकों को खराब बताकर हम लोगों पे ही राज किया गया. द पोएट, और जो हमारे जो पोएट हैं स्टैंड स्ट्रांगली अगेंस्ट दैट, वो इसके अगेंस्ट है, वो कहते नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत किया गया है. और जो हमारा पास्ट खत्म कर दिया इन लोगों ने, हम बीइंग अ यूथ इसको दोबारा से लाने की कोशिश करेंगे, दोबारा से ग्लोरीफाई करने की कोशिश करेंगे. तो पूरी पोएम में जो हमारे राइटर ने यही बताया है. पहले तो शुरू की 8 लाइंस में उन्होंने बताया है कि हमारा पास्ट कितना ग्लोरीफाइड था, सोने की चिड़िया बोला जाता था इंडिया को, है ना. बट जैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो सिचुएशन और ही ज्यादा खराब हो गई. उन्होंने हमें डिमोटिवेट किया, हमारे लोगों पे राज किया, हमारी ही चीजों को, हमारे तौर तरीकों को, हमारे कल्चर को, हमारी हिस्ट्री को खराब बताकर. ठीक है, तो यहाँ पे राइटर कहता है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं, ये बहुत गलत था, बहुत गलत किया उन लोगों ने. पर मैं ट्राई करूंगा कि अपने यूथ को अपनी इस पोएम के द्वारा अवेयर कर सकूं और उन लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि जो हमारा पास्ट, जो ग्लोरीफाइड पास्ट था, हम उसे दोबारा से वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे, सब एकजुट होकर. तो ये हमारी पोएम थी. अब देखिए, थ्रू दिस पोएम डेरोजियो एक्सप्रेसेस हिज एम टू स्प्रेड हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस अमंग इंडियंस, है ना. इस पोएम के जरिए वो अपने
जो हमारे यूथ है, हमारे देश की जनता है, उनके बारे में, जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है उसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। ही रिजोर्ट्स टू हिज मदरलैंड टू विश हिम लक, है ना, अपनी मदरलैंड को गुड लक बोल रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसा पास्ट हमारा ग्लोरियस था वैसे ही बनाने की, इस पोम के जरिए अपने यूथ को मोटिवेट करने की। इफ ही सक्सीड्स, अगर वो सक्सीड हो जाते हैं, अपने यूथ को मोटिवेट कर पाते हैं, ही वांट्स नथिंग इन रिटर्न फ्रॉम हिज कंट्री, इसके बदले में उसको अपनी कंट्री से कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइटर क्या कहना चाह रहे हैं, जो भी मेरा एम है अपने यूथ को अवेयर करने का, अगर वो सक्सीड हो गया तो उसमें उस राइटर को कुछ नहीं चाहिए, उनको वैसे बड़ा प्राउड फील होगा। सो गाइस, ये थी हमारी पोम टू इंडिया माय नेटिव लैंड बाय लुइस हेनरी डेरोजियो। ये एक सोनेट था और एक ये पेट्रियोटिक पोम है, जिसमें जो राइटर है अपने यूथ को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। आई होप कि पोम आपको अच्छे से क्लियर हो गई। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख देना।